नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बहुत सारे दर्शकों ने कॉल्स किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है कि जो कब्जा, इंक्रोचमेंट और राइट्स, अधिकार क्या है, इसके विषय में आप एक वीडियो बनाइए। तो देखिए सर, जो भी अधिकार, कानूनी अधिकार वगैरह होते हैं, उस विषय में तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये तो इंक्लूडेड है इसके अंदर ही। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिविल मैटर्स हैं, सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलते हैं। लेकिन इस सारे के अंदर जो कानून है उस बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले बात करते हैं हम कब्जे की। देखिए, कब्जा दो प्रकार का होता है। कब्जा, इंक्रोचमेंट दो प्रकार का होता है, एक लीगल, एक इलीगल। अब लीगल कब्जा क्या होता है, ये चीज़ पहले आपको समझना चाहिए, जो कि इसके पहले भी मैंने वीडियोस में समझाया था। लेकिन आप लोग बराबर वीडियोस देखते नहीं या आपको ध्यान में नहीं रहता है। तो लीगल कब्जा मतलब ये है कि एक व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मेरा घर है, मैं मालिक हूँ और मैंने किसी व्यक्ति को अपने मकान में किराए पे रखा हुआ है और उस व्यक्ति ने आपकी नासमझी में, मतलब आपको याद भी नहीं होने दिया और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए। उनके बाद जो भी डेटम लाइन है, क्राइटेरिया है, 1/1/2000 के पहले की उनकी वोटिंग में नाम आ गए हैं, उन्होंने लाइट बिल भी ट्रांसफ़र करवा लिया है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप मात्र विश्वास से बैठे रह गए। अब जब वहाँ पे एसआर इम्प्लीमेंट होता है, एनेक्शल 2 बनता है, तब आप भागते हो कि भाई मेरा घर था, ये इनके नाम पे क्यों किया गया। तो दोस्तों, सरकार ने एक नीति बनाई हुई है, उस नीति को आप समझिए। उसमें ये दिया, भले आपकी डॉक्यूमेंट हो, लेकिन जो कब्जेदार है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है, 1/1/2000 के पहले की, डाटा लाइन के पहले की, तो वो सर्वे के समय वहाँ पे उपस्थित है, तो वो एक्चुअल ऑनर कहलाएगा। एक्चुअल ऑक्यूपायर कि मतलब उस घर का असली कब्जेदार वही है। ये डीसीआर के अपेंडिक्स 4 क्लॉज नंबर 1.5 के अंदर में मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पे उसको एसआरए का उसको कानूनी कब्जा देता है कि आप ही, यहाँ पे जो भी घर मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। अब वहाँ पे जो झोपड़ी धारक एक्चुअल है वो यहाँ वहाँ भागते, लेकिन उनकी गलतियाँ ही उनको डुबा देती है। अधिक विश्वास, अपनी प्रॉपर्टी के प्रति बेलापरवाह, इन चीज़ों को समझिए। और जहाँ पे भी एसआरए नहीं है और किसी ने भाड़े पे रखा हुआ है और आपको अधिक विश्वास है, तो आप प्रति माह लाइट बिल जो आती है वो आप मंगाइए। वोटिंग की एंट्री तो आपकी है ही है, फिर भी आप चेक कीजिए कहीं बंदे ने वोटिंग में तो नाम नहीं डलवाया। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए ताकि आपकी संपत्ति की हानि नहीं होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब नियम, सरकार की नीति बन चुकी है, तो कोर्ट में भी वही चीज़ आएगी कि भैया नहीं, एसआरए के रूल के हिसाब से वो अधिकारी है, उनका कब्जा है और लीगल कब्जा माना जाएगा। तो ये चीज़ को समझिए। अब एक इनलीगल कब्जा आता है। इनलीगल कब्जा का मतलब ये है कि जो व्यक्ति घर में बैठा हुआ है और घर मेरा है, वो घर खाली नहीं कर रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट सब मेरे पास है, तो वो व्यक्ति इनलीगल माना जाएगा क्योंकि उसके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वहाँ पे मैं मूल मालिक हूँ, तो एसआरए में मुझे ही घर मिलेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। तो ये
इलीगल का हो गया कि जिसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो इलीगल कब्जा माना जाएगा। अब बात अधिकार के बारे में। अधिकार आपका जो भी है वो आपकी प्रॉपर्टी पे आपको मिलेगा यदि आपने उस प्रॉपर्टी को संभाल के रखा है, आपकी निगरानी में रखा है। जो DCR के अपेंडिक्स 4 क्लॉज पॉइंट 5 के हिसाब से कोई व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं जमाया, डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, तो वहाँ पे आपका अधिकार बनता है। अब इसमें अधिकार में भी कुछ अधिकार ऐसे आते हैं जो एसेंट्रल है, जो पैतृक प्रॉपर्टी के। पैतृक प्रॉपर्टियों के लिए अगर दादाजी का नाम है, तो उसके बाद पिताजी, मतलब जैसे मेरे दादाजी का नाम है तो मेरे पिताजी, उनके भाइयों और बहनों के नाम उसमें दर्ज होंगे। इन केस समझो दादाजी की प्रॉपर्टी है लेकिन जो पिताजी या चाचा वगैरह वहाँ पे उपस्थित नहीं है, मतलब है ही नहीं, तो भी एक्सपायर हो गए, तो वहाँ पे पोतों मतलब ग्रैंडसन, जो नाती पोते होते हैं, उनका नाम डायरेक्ट नहीं आएगा। वहाँ पे उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा हाई कोर्ट से, जिसमें उनको डिक्लेयर होगा कि भैया ये वारिसदार हैं, तब जाके उनका नाम वहाँ पे चढ़ेगा। अब देखिए ये सारे सरकार का रूल एक, देखिए एसआरए में दो रूल चल रहे हैं। अब डिप्टी कलेक्टर एसआरए के यहाँ पे पहले जो इंडिविजुअल एंट्री होती थी वो भी बंद कर देगी। इंडिविजुअल नाम की एंट्री मतलब एक 4 भाई है या 4 भाई बहन है, उसमें से एक को डिसाइड किया कि भैया ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे कर दिया जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो वहाँ पे ये चीज़ मान्य कर ली जाती थी इनकी एफिडेविट पे, और एक जन का नाम एनेक्शर में एंट्री कर दिया जाता था कि भैया आज से इनके नाम पे ये इनके नाम से एनेक्शर हो गया, ट्रांसफ़र हो जाता था। अब उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी, जिसमें बहुत लोग ऐसे थे जो एनओसीज तो दे देते थे, फिर बाद में जाके ऑब्जेक्शंस लेते थे कि भाई नहीं ये मत कीजिए, मेरा ऑब्जेक्शन है। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक नया रूल बनाया जिसकी कॉपी मेरे पास आई नहीं, मैंने आरटीए पुटअप करवाया हूँ, उसकी आएगी तो कॉपी भी बताऊँगा कि अब सिर्फ जॉइंट नाम ही, जॉइंट मतलब संयुक्त में ही आएगा। आप समझो 4 भाई बहन है तो सबके नाम वहाँ पे समाविष्ट होंगे। एनेक्सर में जो ट्रांसफ़र होगा सबके नाम आएंगे संयुक्त में, एक के नाम पे हम नहीं करेंगे। अगर एक के नाम पे करना है तो आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आओ, जो कि अभी पिछली वीडियोस मैंने बनाया था 2-3 दिन पहले, वो अब लागू कर दी गई है। मेरी इस विषय में अधिकारियों से बातचीत भी हुई तो बोले सर हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत आती है, तो हमने ये चीज़ सोचा कि भाई ये बाद में हमें तकलीफ देगा क्योंकि प्रॉपर्टी का मैटर है, तो इसके लिए हमने बोला कि भाई नहीं हम संयुक्त में ही नाम डालेंगे, और आपका अगर सिंगल करना है तो लेटर ऑफ एडमिशन हाई कोर्ट से परमिशन लेके आइए, सक्सेशन बना के लाइए, उसके बाद हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, फिर हमें कोई टेंशन नहीं। अब चलिए डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार स्पेशल सेल एसआरए का ये कानून बन गया। वहीं सक्षम प्राधिकरण जो कि एसआरए का ही पार्ट है, वहाँ पे अपना कानून चल रहा है, कि दादा की प्रॉपर्टी है तो डायरेक्ट पोते के नाम पे कर रहे हैं कि भैया इनके चाचा ने एनओसी दे दी। सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं तो ये समझ लीजिए सर्कुलर 152 एसआरए ने ही बनाया है। 1 जनरेशन गैप के अंदर में एनओसी और एफिडेविट नहीं चलती, वहाँ पे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। क्योंकि हमारे स्कीम में भी इन्होंने एक जन का ऐसे ही किया जिसकी मैंने कंप्लेंट भी फाइल की है, और उनके जो वारिसदार हैं
उन्होंने भी कंप्लेंट फाइल की है कि भैया हमारे अधिकारियों को हनन किया आपने। तो ये प्रॉब्लम शुरुआत हुई है। हमारे आज बहुत सारे सब्सक्राइबर का सेम मुद्दा था, 2-4 लोगों का सेम यही मुद्दा था। उस मुद्दे में हमने उनको सलाह दिया है कि सबसे पहले तो आप जो भी एनेक्शल 2 कॉपी है सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, उस कॉपी को लेके आप 33 में अपील फाइल कीजिए डिप्टी कलेक्टर एसआरई के पास कि भैया घर का इविक्शन खाली कराया जाए, इन्होंने यहाँ पे मिसलीड किया हुआ है और ये जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है इन्होंने गलत डिसीजन यहाँ पे लिया है। तो इनके ऑर्डर को क्वैश करके इस घर को सरकार के ताबे में लिया जाए और जब तक इसका फैसला नहीं हो किसी को भी चाबी नहीं दिया जाए। वहाँ पे जब तक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा तब तक उसमें किसी को भी चाबी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझना है, हर चीज़ के लिए रास्ता बना है। आप अपील कीजिए, फाइल कीजिए, कौन क्या कहता है ये मत सोचिए। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई हमारे यहाँ लोगों को भड़का रहे, लोग ये कह रहे, भाई आपकी संपत्ति का नुकसान हो रहा है तो आपको लीगल में जाना है। किसी से बहस या तू मैं करके तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। आप लीगल में जाइए, लीगल में जाएंगे वहाँ सुनवाई होगी। 33 में अगर तहसीलदार स्पेशल सेल उस पर सुनवाई नहीं लेते हैं, डिप्टी कलेक्टर एसआरई अगर सुनवाई नहीं लेते हैं तो आपके पास रेमेडी है, आप एजीआरसी में केस फाइल कीजिए और एजीआरसी को बताइए कि भैया मेरे अधिकारों का हनन किया गया है। एक सक्षम प्राधिकारी अपने लेवल पे बैठ के किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उसको अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये कानूनी मसला है जिसके अंदर सरकार ने और माननीय न्यायालय ने नियम बना है कि भैया इसके अंदर जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है आपका नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये सक्षम प्राधिकारी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब इन्होंने मेरा जो अधिकार था मुझे उस अधिकारों से वंचित किया है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ने के लिए कोई तलवार लेके नहीं चलना है, आपको कलम लेके चलना है, कानूनी लड़ाई लड़ना है। जीत आपकी होगी। वहाँ पे यदि आपके परिवार के जो लोग हैं आपसी सहमति बरकरार करते हैं, मान्य होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो रूम खाली कराया जाएगा, एसआरए में चाबी जमा कर दी जाएगी, भैया आपका निपटारा करके आइए कोर्ट से, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये कानून है, ये अधिकार है आपका। आप मात्र यहाँ वहाँ भटकेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा। कईयों की ऐसी प्रॉब्लम है, आज तक बैठे हैं, अलॉटमेंट हो गया, एनेक्सर तो बदली किया ही किया, अलॉटमेंट भी हो गया है, अभी तक वो सोच रहे हैं हमें करना क्या है। तो आप एडवाइस लीजिए, उस एडवाइस के तहत आप चलिए, आपके काम होंगे। आप खुद सक्षम है तो खुद फाइट कीजिए, क्योंकि आपकी जो भी नॉलेज है, जो आपके परिवार की संपत्ति उसके विषय में आपसे ज़्यादा नॉलेज तो किसी एडवोकेट को भी नहीं। जब आप एडवोकेट को बताएंगे तो समझ में आएगा उन्हें कि आपका मैटर क्या है। तो ये को जुडिशियल बॉडी है, उसमें आप लड़िए। आपका सिर्फ एक ही काम है कि इसके अंदर जो भी वहाँ से ऑर्डर्स हुए हैं, सक्षम प्राधिकारी उस ऑर्डर को क्वैश करें, उसको क्वैश करें। उसके लिए आप 35 में भी अपील करिए, 35 में भी अपील में जा सकते हैं, आपको अधिकार है एडिशनल कलेक्टर के यहाँ कि भैया ये डिपार्टमेंट ने गलत ऑर्डर पास किया है जिससे मेरी संपत्ति का नुकसान हुआ है, मेरे अधिकारियों का हनन हुआ है। आपकी बात तो सुनेंगे ना लोग, क्योंकि अधिकारी कभी भी किसी की संपत्ति को नहीं छीन सकते, उनको अधिकार ही नहीं है। ये मामला कोर्ट का है, न्यायालय ही फैसला करती है कि संपत्ति किसको मिलना चाहिए या संयुक्त मिलना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं न्यायालय डिसाइड करेगी, अधिकारी नहीं। अधिकारियों को जुडिशियल पावर नहीं होता है। हमारे ग्रुप में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, अगर वो मेरी वीडियोस देखते हैं तो ग्रुप में कमेंट करके बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ, या और वीडियो भी कमेंट्स कीजिए।
क्योंकि कानून मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो आप इस चीज़ में बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्योंकि लोगों को उनका अधिकार पता नहीं होता है कि मुझे जाना कहाँ है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही कहता हूँ, आपकी दिशा ही निर्धारित करेगी कि आपकी मंजिल कहाँ है। तो पहले तो आपको ये पता करना है मुझे जाना कहाँ है। तो आपके पास यहाँ पे रेमेडीज है। सक्षम प्राधिकरण ने जो एनेक्शन 2 बना है उसके खिलाफ 35 में अपील कीजिए, और SRA में डिप्टी स्पेशल 2 के यहाँ पे इनके इविक्शन के लिए 33 में एप्लीकेशन फाइल कीजिए कि भैया इनका घर खाली कराया जाए, ये गलत ऑर्डर है। तो ये दोनों वे आपको चलना पड़ेगा, दोनों वे पे आपको चलना पड़ेगा, आपको कामयाबी मिलेगी। ये आपके दिमाग में होगा कि भाई जिसने हमारे घर में सेंध लगाई है, चाहे मेरी फैमिली का हो या अदर्स हो, क्या मेरी फैमिली का हो या अदर्स हो, वो सेंध लगाया, उसकी बहुत बड़ी पहचान है, वो पॉलिटिकल है, वो मोदी जी क्यों ना हो, वो भी आपकी प्रॉपर्टी कब्जा नहीं कर सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी अधिकार नहीं हो किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी अधिकार नहीं किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करे। सरकार भी अगर अधिग्रहण करती है तो मुआवजा देती है, समझ रहे कि नहीं? तो आपकी प्रॉपर्टी कब्जा नहीं कर सकता कोई। यदि आपकी पैतृक प्रॉपर्टी है तो पैतृक प्रॉपर्टी में सभी का समान अधिकार होता है। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसके अंदर अगर मेरे पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी अपनी मेहनत से बनाया है, अपनी मेहनत के पैसे लगाए, उनकी खुद की ऑन प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका अधिकार था, वो उनकी मेहनत थी और उनके पैसे थे। उसमें मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि भैया इसमें मुझे मिलना चाहिए। लेकिन अगर मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है और मेरे पिताजी अगर वो किसी को बेच रहे या दे रहे हैं, तो भैया मेरी एनओसी जो है मैंडेटरी है, लगेगी। अगर मैं 18 साल के ऊपर हूँ तो मेरी एनओसी लगेगी कि हाँ मैं पिताजी के इस कार्य में से सहमत हूँ। एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, मजाक नहीं है, प्रॉपर्टियों का मैटर है। कोई आदमी एक एफिडेविट बना दिया, नोटराइज कर दिया, इसका मतलब हो गया क्लियर। वहाँ पे आपको जो भी संपत्ति के मामले में होंगे पेपर्स, वो बाकायदा, अब देखिए उसमें प्रॉपर्टियाँ दो तरह की होती है, एक लीगल प्रॉपर्टी होती है, इलीगल प्रॉपर्टी होती है। अब ये चीज़ भी आप समझ लीजिए, लीगल का मतलब होता है जैसे पक्के मकान, फ्लैट्स वगैरह, जैसे SRA के फ्लैट मिल गए तो लीगल हो जाते, ध्यान रखिए, वो भी लीगल हो जाते हैं। लेकिन झोपड़पट्टी वगैरह उसमें क्या होती है, ये इलीगल प्रॉपर्टियाँ होती हैं, इलीगल प्रॉपर्टियाँ होती हैं। क्योंकि देखिए जो प्रॉपर्टी सरकार के प्लान के अनुसार बनी हो, सरकार ने उसको अप्रूव किया है कि भाई हाँ ये बिल्डिंग को ये मंजूरी हमने दी है, तो वो लीगल प्रॉपर्टियाँ होती हैं। झोपड़पट्टियाँ तो कोई प्लान से बनती नहीं है, तो वो वहाँ पे लीगल नहीं मानी जाती। इस चीज़ को आप समझिए। तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नोटरी भी चल जाती है, क्योंकि उस प्रॉपर्टियों की RV नहीं होती है, रिटेल वैल्यू नहीं होती। जहाँ प्रॉपर्टी को रिटेल वैल्यू लगी वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो आपको भरना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें समझिए। कुछ चीज़ें होती है बड़े अमाउंट की, तो वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन भरने पड़ते हैं। जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन आप करते हो तो भाई उसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी जब बेचते हैं, अभी जैसे एक स्लम में प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉपर्टी ऑनर है, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी का कन्वेंस किसी को करता है तो नोटराइज नहीं चलेगा, वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और एक व्यक्ति एक झोपड़ा किसी को सेल करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि वो वहाँ पे मालिक नहीं है। तो अगर वो झोपड़े का मालिक है, प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम है, तब उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी बेचता है बाय नोटराइज, तो जो बंदा
खरीदेगा उसका नाम प्रॉपर्टी कार्ड पे नहीं चढ़ेगा, उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लगेगा तभी प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ेगा नाम। तो ये चीज समझ लीजिए कि ये चीज़ कब्जा का मतलब मैंने बार बार समझाया हूँ, मेरी वीडियोस में कितनी बार कहता हूँ इस चीज़ को समझिए। आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया लेकिन आपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नाम नहीं चढ़ाया, आपको वहाँ पे एक्चुअल ऑनर नहीं समझा जाएगा। ध्यान रखिए, आप सिर्फ फिजिकल ऑनर है, एक्चुअल ऑनर नहीं समझा जाएगा। बहुत सारे मामले ऐसे आए जिसमें सरकार ने प्रॉपर्टी को अधिग्रहण किया, मतलब एक्वायर कर लिया, लेकिन उन्होंने नोटिस उसको दिया जो पहले मालिक जिनका प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम है। अब जिस बंदे ने उनसे खरीदा है, जिस बंदे ने उनसे खरीदा है, वो व्यक्ति ने सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद के रजिस्ट्री करके रख लिया, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम ट्रांसफर नहीं किया तो सरकार उसको नहीं मानती है। अब जाके पता किए एक्विजिशन में ऐसे कितने लोग मिलेंगे। मेरी दोस्त का मैटर था पार्ला में, प्रॉपर्टी खरीदने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट किया, कोर्ट ने सीधा बोला यू हैव नॉट लो कस्टडी, जो प्रॉपर्टी कार्ड में नाम है ही इज द एक्चुअल ऑनर। तो वो चीज़ को आप समझिए, उस चीज़ को आप समझिए। कोई आपकी प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं ले जा सकता है अगर आप जागरूक हैं तो। यदि आप जागरूक हैं तो, यदि आपकी जागरूक आपको नहीं समझ में आता है तो आप लीगल में एडवाइस लीजिए, आपको समझाएंगे, चीज़ को समझिए और लड़िए, अधिकारों की लड़ाई लड़िए। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? कब्जा, पोजीशन, अधिकार, तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन में मैंने बताया ना, पोजीशन में किसी और को दे दिया, दादाजी की प्रॉपर्टी किसी और को दी, आपको पोजीशन मिला नहीं तो आपको लड़ना है, वो है पोजीशन। जिसको बोला गया वो इलीगल पोजीशन माना जाएगा, भले उसने नाम ट्रांसफ़र करा लिया लेकिन आपका अधिकार है उस पर, तो आप उसको इलीगल पोजीशन ही बोलोगे कि अधिकारी ने गलत ढंग से किया है। तो वहाँ पे अधिकारी गलत होगा। अधिकारियों को जुडिशियल पावर नहीं है, इस बात का पहले ध्यान रखिए। जुडिशियल पावर नहीं है, वो किसी की संपत्ति के बंटवारे के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, बात को समझिए। इसीलिए 152 में इस मैटर को ख़त्म किया गया और बोला गया भैया सबका संयुक्त नाम डालो, जिसको वहाँ पे सेपरेट करना है तो भैया सक्सेशन बना के लाइए, करवा लीजिए। तो नियम बनता है, नियम अमेंडमेंट होते, बदलते हैं, बदलाव आते हैं, होते रहते हैं। तो आपका अधिकार क्या है वो आपको जानना जरूरी है, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके साथ छल हुआ है, डिपार्टमेंट ने किया, एक सरकारी अधिकारी ने किया है, जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी में आपके अधिकारों के आपको वंचित किया है। आप लड़िए, मिलेगा आपका अधिकार। ठीक है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब आप प्रॉपर वे पे लड़ेंगे तो उस प्रॉपर्टी को सील भी किया जा सकता है कि भैया उस प्रॉपर्टी को सील करो, क्योंकि आपको 35 में जाके पहले उस ऑर्डर को क्रैश करना है और वहाँ पे 33 में इविक्शन में डालना है। जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं वहाँ पे लगा दीजिए भैया लीजिए, वहाँ कैंसिल करा के लाया हूँ, अब प्रॉपर्टी सील एक और कीजिए, 33 में इविक्शन कीजिए, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी खाली कराई जाएगी, उस पर ताला लगा जाएगा, सील किया जाएगा, चाबी ये सारे में जमा होगी, उस पर लिख दिया जाएगा भैया इनका डिस्प्यूट है, और जब भी आपका क्लेम्स होगा आपको चाबी मिलेगी। तो दोस्तों इसको समझिए, जागरूक बनिए, जागरूकता ही जीवन है। मैं बार बार बोलते आया हूँ, जागरूकता ही जीवन है। ये चीज़ आपको भी अपने समय सीमा में, भविष्य में आपकी जो भी ज़िंदगी उसके उतारना है, और आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने प्रॉपर्टियों के लिए जागरूक बनिए। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ। हमारा एक ऐसा मंच है जो हमारे जो भी दर्शक हैं और जो दर्शक नहीं हैं उनके भी फायदे के लिए जो भी लीगल ओपिनियन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम सल्यूशन बताते रहेंगे। अगर आपको हमारी सल्यूशन अच्छी नहीं लगी तो आप कोई भी लीगल सलाह से ले सकते हैं, और मैं मेरे जितने भी ग्रुप पे एडवोकेट्स हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के बारे में वीडियो पे भी कमेंट्स करें और हमारे चैनल पे कमेंट करें, क्या ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ सही है या गलत है।
अगर गलत है तो सर 100% मुझे समझाइए कि मैं गलत हूँ, ये चीज़ ऐसी नहीं है, क्योंकि मुझे भी आपसे सीखना है, मुझे भी आपसे सीखना है। और आप जब उस चीज़ में इस चीज़ को बताएंगे तो लोगों को इस चीज़ समझ में आएगा कि भैया इतने सारे एडवोकेट्स बता रहे हैं कि भैया ये चीज़ ऐसी है, ये सही है, तो लोगों की वो जागरूकता बढ़ेगी और लोग उसके अंदर अपने हिसाब से अपने अधिकारों की लड़ाई के अंदर अग्रसर होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।